नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत करें तो पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। पाक से भारत ने ये उठाया है मामला। तो खबर इस तरह की आ रही है कि पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं और भारत ने अब ये मामला पाक के सामने उठाया कि आखिर उनके अधिकारी गए कहां। तो पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं और यह मामला अब भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। तो खबर मिल रही है पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है और अब भारत ने पाकिस्तान के सामने ये बात रखी है। तो बड़ी खबर कही जा सकती है, पाकिस्तान में 2 भारतीय अधिकारियों का पता नहीं चल पा रहा है। दोनों भारतीय अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लापता हैं और अब भारत ने ये पूरा मामला पाक के सामने उठाया है कि आखिर उनके अधिकारी कहां गए हैं और पाकिस्तान के सामने उन्होंने ये बात रखी है और इस मामले को उठाया है। तो बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर 2 भारतीय अधिकारी लापता बताए जा रहे हैं। आज सुबह से भारतीय उच्चायोग के अधिकारी का पता नहीं चल पा रहा है, अधिकारी लापता हैं और इसको लेकर अब पाकिस्तान के सामने भारत ने इस मामले को उठाया है कि आखिर ये अधिकारी गए कहां। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र अंगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या खबर मिल रही है, कब लापता हुए ये दोनों भारतीय अधिकारी? नीलू, आपको बता दें कि हमारे सोर्सेज जो हैं उन्होंने हमको बताया है कि 2 भारतीय अधिकारी जो कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में कार्यरत थे, वो आज सुबह से ही लापता हैं। करीब 8:30 बजे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और ये दोनों ऑफिशियल ड्यूटी पर ही वहां पर गए हुए थे। लेकिन ये लोग कहाँ गए हैं इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ही लगातार इंडियन हाई कमीशन में जो डिप्लोमेट्स थे, जो राजनयिक हैं, उनको लगातार उनका पीछा किया जा रहा था, उनको हैरेस किया जा रहा था। दिन ब दिन 31 मई के बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं और आज 2 भारतीय अधिकारी लापता हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को भारत ने पाकिस्तान से उठाया है और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान से इस मामले को उठाया गया है। और वहीं साथ साथ आपको ये याद दिला दें कि इससे पहले भारत में 2 पाकिस्तानी जासूसों को यहाँ से वापस भेज दिया गया था। डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान के, वो जासूसी कर रहे थे भारत में, तो उनको यहाँ से देश निकाला कर दिया गया था। उसके बाद में माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी और इस कदर हो जाएगी ये माना नहीं जा रहा था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर आप देखना होगा कि पाकिस्तान का क्या रुख रहता है, पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, ईंट पत्थर भी चले हैं। 3 महिला सहित 1 दर्जन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रास्ते में पानी भरने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। गांव में भारी पुलिस फोर्स को फिलहाल तो तैनात कर दिया गया है। जाचा थाना क्षेत्र के गांव उपरालसी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस तरह से लोगों में लाठी डंडे चले हैं। 2 पक्षों में ये लाठी डंडे चले हैं। बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ और क्या अब मामला शांत है, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई है? देखिए नीलू, आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई है कि 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला नाली के पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने हो गए। काफी देर तक पत्थरबाजी हुई, लाठी भी चली, जिसमें लगभग 3 महिलाएं घायल हो गई। लगभग 1 दर्जन लोग घायल होने की सूचना है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बता दूं आपको कि पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया है। पुलिस जल्दी मामले को शांत कराने के लिए लगी है। वहां अब भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 2 पक्षों में नाली के पानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और देखते देखते मारपीट में तब्दील हुआ और कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। और कानपुर देहात में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरह से आग के शोले में एक कार तब्दील हो गई। औरैया के 2 दोस्त कानपुर जा रहे थे। उन्होंने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई।
अकबरपुर कोतवाली इलाके का यह मामला है, जब चलती कार में आग लगी, लेकिन समय रहते जो कार चालक और उसके साथ एक और व्यक्ति था, उन दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई है बस और इसमें सवार 24 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। सभी आनंद विहार से मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ जा रहे थे। बिल्हौर थाना इलाके के मकनपुर के पास यह हादसा हुआ। घायलों को फिलहाल तो नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर फौरन यात्रियों की मदद के निर्देश दिए हैं। और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को अभी भी राहत भरी खबर उनके लिए नहीं है। बॉर्डर सील होने की वजह से प्रशासन सख्त है, लिहाजा डीएनडी पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली से आने वाली हर एक गाड़ी को चेक कर रही है। जिनके पास प्रशासन की तरफ से जारी पास है, वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें ही नोएडा में एंट्री मिल रही है। बाकी सभी को वापस दिल्ली की तरफ भेज दिया जा रहा है। इस वजह से डीएनडी पर जाम लगा हुआ है। कैसी है तस्वीरें, जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी ये सील है बॉर्डर। बिना पास के कोई नहीं जा सकता है, ऐसा हम लोगों को आदेश है, उसी का हम पालन करा रहे हैं। देखा जाए तो तमाम कल कारखाने है और बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे में बहुत से लोगों की शिकायत कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं, प्रशासन पास की व्यवस्था कर रहा है। ये लोग पास अप्लाई करें, पास लें, जाएं, किसी ने मना थोड़ी किया है, लेकिन बिना पास के कोई नहीं जा पाएगा। अनलॉकडाउन चल रहा है तो तमाम राहत दी जा रही है, तो ऐसे में जो है दिल्ली बॉर्डर पे जो है भाई, हमें तो आदेश का पालन कर रहा है, हम वही पालन कर रहे हैं। बाकी जो उच्च अधिकारियों ने आदेश किया उसी का हम पालन कर रहे हैं। अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं? जी नहीं, अभी तो बिना पास के कोई एंट्री होने वाली नहीं है। और इस वक्त नोएडा से राजीव तिवारी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अनलॉक 1 हो गया है, लोग अब इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील किए गए हैं। क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है और किस तरह से अब लोग इसको लेकर परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यूपी और जो दिल्ली का बॉर्डर सील है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जिला अधिकारी का आदेश है कि जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति बनी रहेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नोएडा दिल्ली डीएनडी पे, आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। सभी लोग जो लोग हैं, सभी लोग दिल्ली जाने वाले लोग हैं। पहले ये था कि जो लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही उत्तर प्रदेश पुलिस चेक कर रही थी और नोएडा में एंट्री दे रही थी। लेकिन अब जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है डीएनडी पे चेक कर रही है। जिनके पास है, जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें ही दिल्ली जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को वापस नोएडा भेजा जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पे लंबी जाम लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर से अधिक का जाम लगा हुआ है। जिनके पास है, उनको भी बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि जाम की वजह से वह यहाँ पर पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि जिनके पास है, परमिशन है, सिर्फ उन्हें ही दिल्ली जाने दिया जाएगा। पहले ये था कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में काम करते हैं, वही लोग नोएडा में आना चाह रहे थे। जिनके पास होता था, जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग थे, जो चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग थे, उनको एंट्री मिल रही थी। लेकिन अब दोनों तरफ चेक किया जा रहा है। जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, उनको भी बिल्कुल राजीव, तो कहा जा सकता है दिल्ली में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उसको लेकर ये एहतियात उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ में आज फूटा है सबसे बड़ा कोरोना बम। लखनऊ में आज 36 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आज की रिपोर्ट में 36 लोग कोरोना संक्रमित हैं। सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कई लोग आज फिर पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ में अब 630 हो गई है टोटल कोरोना केस की तादाद। 3 नए इलाकों को अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। निराला नगर पोस्ट ऑफिस के पास बना कंटेनमेंट जोन, इंदिरा नगर सेक्टर 8 में देवनगर बना कंटेनमेंट, इसके अलावा बिल्लावा आलमबाग को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। लखनऊ में अब 25 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। तो लगातार लखनऊ में मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज एक साथ 36 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं।
जो कि कहा जा सकता है लखनऊ के लिए एक चिंता की बात है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनमें सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कई लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल केसेस की बात की जाए तो 630 केस अब तक सामने आए हैं और 3 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ा है। अलाउद्दीन, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक साथ 36 मामले निकलकर सामने आना बेहद चिंता की बात। जी हाँ, बिल्कुल 10:12 पर जो रिपोर्ट केजीएमयू की आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि राजधानी लखनऊ में अकेले 36 पॉजिटिव केस हैं और इसमें से ज्यादातर लोग सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले हैं। हालांकि सीएमओ लखनऊ की जो ऑफिस है अब से कुछ देर बाद कहाँ के आंकड़े हैं वो उपलब्ध करा देगी, लेकिन जो सीएमओ लखनऊ से हमारी बात न्यूज़ 18 की उन्होंने साफ तौर से कहा इसमें ज्यादातर लोग सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले। इससे पहले 52 और लोग पॉजिटिव उस ऑफिस में हो चुके हैं। तमाम लोगों को साढ़ा मऊ स्थित जो बीकेटी का हॉस्पिटल है वहाँ क्वारंटीन किया गया है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वहाँ से अलग करा दिया जा रहा है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात और है कि जो 2372 सैंपलों की आज केजीएमयू में जांच हुई है उसमें 106 लोग और पॉजिटिव आए हैं। उसमें संभल के भी 31 लोग शामिल हैं, मुरादाबाद के 12, अयोध्या के 10, हरदोई के 10, शाहजहांपुर का 1, कन्नौज के 2, बाराबंकी के 4 लोग शामिल हैं। यानी सुबह का जो एक आंकड़ा है 116 का कोरोना बम लेकर के आया है। हालांकि इसकी डिटेल अब से कुछ देर बाद और उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन जो जिस बात की तरफ हमारा इशारा भयावहता की तरफ और जिस बात का जिक्र भी हम लोग कर रहे थे वो बिल्कुल दिन जैसे ही बीत रहा, सूरज जैसे चढ़ रहा है वो सब साबित हो रहा है। बिल्कुल अलाउद्दीन को कहा जा सकता है कि हमें लग रहा था जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे मामले कम होंगे, लेकिन हो कुछ और रहा है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में भी हालत अब खराब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शाहजहांपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद कई प्रदेशों में हजारों श्रमिक अपने गांव पहुंच चुके हैं। इन सबके बाद भी श्रमिकों का आना बंद नहीं हुआ है। लॉकडाउन खुलने के बाद हरियाणा, गुजरात से हजारों श्रमिक अभी भी घर लौट रहे हैं। हमें तो वहाँ हो गया 9 महीना करीब। 9 महीने तो जब लॉकडाउन लगा, जब से अब आए आप लोग, तो शुरू में क्यों नहीं आए? शुरू में क्यों नहीं आए? उस वक्त आने के टाइम में इसकी सीजन वाली रात हुआ, काम खत्म हुआ तो। अच्छा, मालिक ने नहीं आने दिया? हाँ। आप लोग आने को हो गए, मालिक ने आने नहीं दिया? मालिक ने लॉकडाउन लगा, कहाँ जाओगे भाई, फिर रात कहाँ मिलेगी? तो हमने जब मिले भाई तो फिर देना हम लोगों को लॉकडाउन लगे ना फंसे ना, जब मौका मिला उन्हें देखा हम मिले। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों में तनातनी का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में तैनात एसएसबी के 39वीं बटालियन के कमांडेंट ने नेपाली नागरिकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने को लेकर जिला अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र लिखे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर 120 किलोमीटर की सीमा है। यहां एसएसबी की 39वीं बटालियन तैनात है। 2 जून को एसएसबी के कमांडेंट ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा था। पत्र में नो मैंस लैंड पर पिलर संख्या 742 और 766 पर नेपाली नागरिकों द्वारा कब्जा करने का जिक्र किया गया है। पत्र के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी और आईबी पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। देखिए, लखीमपुर जिले से अगर हम चर्चा करें तो 120 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से लगती है, जिसमें कैलाली और कंचनपुर 2 जिले आते हैं। और इन जिलों पे सर्वे का काम चल रहा था। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते सर्वे का काम रोका गया है। कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इंडियन साइड में नेपाल के लोगों ने कुछ छिटपुट कब्जे कर रखे हैं और कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां इंडिया के लोग बढ़कर नेपाल साइड में कब्जा कर रखे हैं। जो बाउंड्री के उसके मेजरमेंट के रूल्स होते हैं कि दोनों जगहों की टीमें आती हैं और दोनों की उपस्थिति में जॉइंट पैमाइश होती है। तो इस संदर्भ में जो एक हम लोगों के पास सूचना आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस कार्य को जो मेजरमेंट का काम है फिर से शुरू कराए। नो मैंस लैंड पर पिलर संख्या 742 और 766 पर नेपाली नागरिकों का कब्जा होने का जिक्र किया गया है। लखीमपुर खीरी में 120 किलोमीटर की बॉर्डर पर सीमा को लगता है। सीमा पर लगभग 25 से 30% नो मैंस लैंड पर पिलर गायब होने की बात कही गई है। दोनों देशों के अधिकारी इस समस्या को डिप्लोमेटिक चैनल द्वारा हल करने की बात कह रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर का पलायन देखा गया।
पुलिस की लाठियां भांजते हुए तस्वीरें भी सामने आई और लॉकडाउन 1 से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उससे देखकर खाकी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। यहाँ से बिहार चले जाएंगे आप? लॉकडाउन की वजह से जब नोएडा में जीवन यापन मुश्किल हुआ तो ये मजदूर अपने ई रिक्शा से ही परिवार को लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद ही ई रिक्शा की बैटरी खत्म हो गई। कुछ दूर तक तो महिला और बच्चे धक्का देकर ई रिक्शा को खींचते रहे, लेकिन भीषण गर्मी में जब हिम्मत जवाब दे गई तो मदद के लिए डायल 112 पर फोन करके पुलिस से मदद मांगी। ई रिक्शा से वहां से जा रहे थे, ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनका ई रिक्शा खराब हो गया, उसकी बैटरी जो है खत्म हो गई है। तभी पीआरवी द्वारा वहां पर पहुंचकर उनको न केवल खाना खिलाया गया बल्कि उनकी बैटरी भी रिचार्ज कराई गई है और उनको बाकी भी अगर कोई समस्या है तो उसका भी हल करवाया जा रहा है। लगातार पुलिस द्वारा मथुरा में ऐसी जो है लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मदद की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में भी ये प्रक्रिया जारी है। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान गाड़ी के साथ मदद के लिए पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने मजदूर परिवार के ई रिक्शा को अपने गाड़ी से बांधा और एक होटल तक पहुंचाया। होटल पहुंचकर यहां मजदूर ने अपने ई रिक्शे की बैटरी को चार्जिंग पर लगाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने परिवार को खाना भी खिलाया और बैटरी चार्ज होने के बाद परिवार आगे अपने गंतव्य यानी बलिया के लिए रवाना हो गया। मैं नोएडा से जा रहा था बलिया जिला और जो है रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो 112 नंबर पर कॉल हुआ और एक होटल के हमको लगा दिए, वहाँ से बैटरी चार्ज होगी। बलिया के रहने वाले शोएब अली नोएडा में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन हुआ और काम धंधा सब चौपट हो गया। पेट पालना तक मुश्किल हो गया था। इस वजह से शोएब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नोएडा से एक्सप्रेसवे के रास्ते मजबूरन अपने गांव बलिया जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मुसीबत के वक्त हाईवे पर जिस तरह से यूपी पुलिस परिवार की मदद के लिए आगे आई वो सराहनीय है। मदद के लिए परिवार ने भी पुलिस कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। और अनामिका शुक्ला कांड का खुलासा होने के बाद मैनपुरी के नाम की गूंज पूरे प्रदेश में है। हालांकि फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें एक ही मास्टरमाइंड का खुलासा हो रहा है। पहले सुप्रिया, फिर अनिता, दीप्ति, अब प्रीति यादव की फर्जी तैनाती सामने आई है। मैनपुरी शिक्षा विभाग इन फर्जी शिक्षकों को लेकर हैरान है। 2 फर्जी शिक्षिकाएं अब तक जेल जा चुकी हैं। 2 फर्जी टीचर की तलाश चल रही है। देर रात प्रीति यादव नाम की जिस शिक्षिका का पता मैनपुरी बताया गया, उस पते पर फिलहाल कोई प्रीति यादव नहीं है। प्रयागराज, मैनपुरी, एटा, कासगंज और गोंडा होता हुआ अनामिका शुक्ला के भ्रष्टाचार का काफिला अब अलीगढ़ पहुंच चुका है। यहां भी पुलिस ने एक अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार किया। जिस महिला टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका असली नाम बबली यादव है और ये अलीगढ़ के मुकीमपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला कि 3 लाख रुपए देकर इसने नौकरी हासिल की। बबली यादव को भी पुष्पेंद्र ने ही नौकरी दिलवाई, जो कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। बबली यादव उनका नाम है, जो कानपुर देहात के रहने वाली हैं। उसको हमारे पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उन्होंने अभी प्रिलिमिनरी बताया है कि उनकी कोई रिलेटिव है जो ये राज बेटी नाम करके लेडी थी, उनसे मिली। एक पुष्पेंद्र जाटव है जो मैनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इनसे पैसा 3 लाख रुपए के लिए बता रहे हैं। 3 लाख रुपये उन्होंने लिया, लेकर के इन्होंने नियुक्ति पर जारी। तो किस तरह से अलग अलग नामों का खुलासा हुआ है। अब बबली नाम की एक महिला भी पुलिस की गिरफ्त में आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इसे नौकरी दिलाई उसका नाम भी पुष्पेंद्र है, यानी पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो है वो पुष्पेंद्र ही है।
और लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में एक रिक्शा चालक लल्लन दिल्ली से अपने घर बिहार की ओर निकल पड़े। दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता देख लल्लन अपने रिक्शे पर ही सवार हो बिहार निकल पड़े। रास्ते में कोई कुछ खाने दे रहा है तो वो खा ले रहे हैं और उसी से अपना पेट भर ले रहे हैं। उनके परिवार में कुल 9 सदस्य हैं और दिल्ली में रिक्शा चलाकर परिवार पालते हैं। लल्लन के मुताबिक अभी उसे कम से कम 8 दिन घर पहुंचने में लगेंगे। चल के आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हैं जी। इसी रिक्शा से चले आ रहे हो? हाँ। कैसे कितने दिन हो गए चलते हुए? आज 4 दिन हो गया। 4 दिन से आप इसी रिक्शे से सफर कर रहे हो? हाँ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।